ओके, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर यूनिट नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर। ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल। थोड़ा सा टॉपिक हमने पढ़ा था योगा के बारे में, इतना क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा बच्चे, इसमें दो ही चीजें हैं आपकी, एक तो योगा के बारे में और दूसरा क्या है लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में, कि लाइफस्टाइल डिजीज को कैसे ठीक किया जा सकता है योगा के थ्रू, वो चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है लाइफस्टाइल डिजीज। क्या लाइफस्टाइल डिजीज? तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइफस्टाइल डिजीज और वो कितने टाइप की होती है। जी यस, तो मैंने आप बताया आपको आज हमारा टॉपिक जो है लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर है। और लाइफस्टाइल डिजीज होता क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज एक्चुअल में लाइफस्टाइल डिजीज की अगर आप लोग बात करोगे, हमारे दिनचर्या, हमारे जीवन से संबंधित बीमारियां, हमारी दिनचर्या से संबंधित बीमारियां जो हमें हमारी नेगेटिव लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती हैं, उनको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज कहते हैं। भाई इसमें ऐसा समझ लीजिए, आपके गलत खाने पीने की वजह से, आपके गलत खाने पीने की वजह से, गलत रहने की वजह से, गलत चीजों को अडॉप्ट करने की वजह से आपको लाइफस्टाइल डिजीज हो सकती है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है एक्चुअल में, सपोज करिए ओबेसिटी है। ओबेसिटी आपको कैसे हो सकती है? आपके खान पान की वजह से हो सकती है, अगर आप गलत खाना खाते हैं उसकी वजह से हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं उसकी वजह से हो सकती है, एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं उसकी वजह से हो सकती है, बैलेंस डाइट नहीं लेते उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है, आलू ही आलू खा रहा है, समझ रहे हैं? तो ये बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। तो जितनी भी डिजीज है हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, गलत लाइफस्टाइल से रिलेटेड, लेथार्जिक और नेगेटिव लाइफस्टाइल से रिलेटेड, या आप ये भी कह सकते हैं नेगेटिव और लेथार्जिक लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं, इंसान को हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लाइफस्टाइल डिजीज। वो क्या कहलाएंगी? लाइफस्टाइल डिजीज। कितनी बात समझ आ गया? अगर लिखने आएगा लाइफस्टाइल डिजीज क्या होता है, लिख देंगे आप। एक बार फिर से बता रहा हूं, हमारी नेगेटिव और लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब आलसी, लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां हमें हो जाती हैं, गलत खान पान की वजह से जो बीमारियां हमें हो जाती हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती है। क्लियर है मेरी बात? लाइफस्टाइल डिजीज 5 तरह की होती है, 5 टाइप की होती है। ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज एंड बैक्टीरिया। ये 5 बीमारियां आपको आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपको हो सकती है 5 बीमारियां। अब 5 में सबसे पहले आपका आता है ओबेसिटी। क्या आता है? ओबेसिटी। ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी को हिंदी में मोटापा बोलते हैं, हिंदी में मोटापा कहा जाता है। और मोटापा है क्या? अब ये समझ लीजिए मोटापा है क्या। मोटापा जब आपकी बॉडी के ऊपर एक्सट्रीम लेवल पे फैट जमा हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पर फैट जमा हो जाता है आपकी बॉडी में,
तो उसको हम मोटापा कहते हैं, उसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। या साइंटिफिक तरीके से अगर आप इसको समझना चाहें, जब आपकी बीएमआई 30 एंड अबाव हो जाती है, 30 एंड अबाव हो जाती है, तो आपको हम मोटा कहना शुरू करते हैं, ओबीज कहना शुरू करते हैं। उससे नीचे हम क्या कहेंगे? ओवरवेट और ओबेसिटी में यही फर्क है कि ओवरवेट को आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हो, ओबेसिटी उतना जल्दी कंट्रोल होती नहीं है। ओवरवेट सीधा 24.9 के ऊपर, फिर रिपीट करूंगा, एक बीएमआई होती है, अगर आप साइंटिफिक मेथड में बात करोगे, बॉडी मास इंडेक्स, आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच अगर रहता है, आपका बीएमआई अगर 18.5 से 24.9 के बीच रहता है, तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी का वेट ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाता है, 25 एंड अबव जाता है, तो आपको किस कैटेगरी में रखेंगे? ओवरवेट। किस कैटेगरी में रखेंगे? ओवरवेट। और अगर आपका वेट बीएमआई 30 एंड अबव जाता है, फिर आप क्या होंगे? ओबेसिटी क्लास 1 में, ओबेसिटी क्लास 1 में, यानी कि मोटापे की पहली श्रेणी में आप चले जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई क्या? सबको क्लियर है? हो जाएगा ये? तो फिर से एक बात बता देता हूं, जैसे कि मोटापा किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी के ऊपर एक्सट्रीम लेवल पे फैट जमा हो जाता है, उसी स्थिति को हम लोग मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 10 में से 5 से 6 बच्चे, 10 में से 5 से 6 बच्चे साइंटिफिक बीएमआई की अगर हम बात करें, साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें, बीएमआई में या तो बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है, यानी कि या तो उनका वेट कम है या तो उनका वेट ज्यादा है। 10 में से कितने बच्चों की बात करी? 5 या 6 बच्चे। 10 में से 5 या 6 बच्चे। अच्छा, अब ओबेसिटी हमें होता क्यों है? ओबेसिटी होने के कारण है, पहला, अगर हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, ये खाना हम ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से हमें हो सकता है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम खाना खाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। सपोज करिए मेरी जो डाइट है वो 2 रोटी, 1 पाव सब्जी और थोड़े से चावल है, और मैं खा रहा हूँ इतने सारे चावल, 4 रोटी और 4 पाव सब्जी के, तो मैं मोटा हो जाऊंगा। इसका एक और कारण हो सकता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, योगा नहीं करते, तो भी आप मोटे हो जाते हैं, और मोटे होने के कई कारण मैंने आपको बताया, जैसे फिजिकल एक्टिविटी का ना करना, एक्सेसिव अमाउंट में खाना, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड खाना। जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली आप मोटे हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मोटे तो हो गए, अब इस मोटापे को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर, तो उस मोटापे को दूर किया जा सकता है, इस मोटापे को दूर किया जा सकता है। दूर कैसे किया जा सकता है बच्चे? उसके लिए कुछ आसन है, उन आसन को किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले ताड़ासन, सबसे पहले आपका ताड़ासन। अब कोई भी आसन लिखने से पहले आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए, क्योंकि आप बोर्ड देने वाले हैं। कोई भी आसन को लिखने से पहले 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला, सपोज करिए मैं यहाँ ताड़ासन ही लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं? ताड़ासन। ताड़ासन हो गया। ताड़ासन को लिखोगे कैसे और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी समझिएगा। ताड़ासन को लिखने के 3 तरीके होते हैं, कोई भी आसन को लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला प्रोसीजर, पहला क्या है? प्रोसीजर। दूसरा बेनिफिट, और तीसरा कॉन्ट्रैडिक्शन। अगर हिंदी में बात करें, प्रोसीजर प्रक्रिया, बेनिफिट लाभ, कॉन्ट्रैडिक्शन किसे नहीं करना चाहिए, या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
ये 3 स्टेप है बेटा, तीनों स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जितने भी आसन हैं ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू फॉलो द ऑल 3 स्टेप्स। सबसे पहले किसी भी आसन के बारे में आपने नाम लिख दिया, उसके बाद आप उसका प्रोसीजर लिखेंगे, उसके बाद उसके बेनिफिट लिखेंगे, और उसके बाद आप उसके कॉन्ट्रडिक्शन लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर जी, गुड। अब ताड़ासन सपोज आ गया, आएगा कैसे क्वेश्चन पेपर में, कैसे आएगा क्वेश्चन? बनने का तरीका ये भी हो सकता है कि मोटापे को कम करने के लिए किन्हीं 2 आसन का विस्तृत रूप से उल्लेख कीजिए। ऐसे भी आ सकता है। अब आपके ऊपर चॉइस है, 8-10 आसन है, 8-10 आसन में से कौन से आप लिखना चाहते हैं। या क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ताड़ासन और सर्वांगासन को प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रडिक्शन के साथ लिखिए, और साथ ही साथ फ्लो चार्ट भी बनाएं, फ्लो डायग्राम भी बनाएं, स्टिक डायग्राम कह सकते हैं आप, स्टिक डायग्राम भी बनाएं। क्लियर? अब स्टिक डायग्राम में क्या होगा? सपोज वो ताड़ासन ही है, ताड़ासन का बनाते टाइम आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसे करके हम बना देते हैं। ये ताड़ासन हो गया। ये इसे कहा जाता है स्टिक डायग्राम। क्या कहते हैं? स्टिक डायग्राम। इसको क्या बोलोगे आप? यहां से निकल जाएगा, यहां से, ये स्टिक डायग्राम कहलाएगा। कितना आसान है ना? तो ऐसे स्टिक डायग्राम आपको पेपर में बनाने होते हैं। जो आपकी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं, वो पिक्चर आपको देखनी है, वो फोटो पूछा जा सकता है कि ये आसन कौन सा है। 1 नंबर के क्वेश्चन में वो भी चीज पूछी जा सकती है। डायग्राम दे देगा पेपर में, वो पूछ लेगा हाँ भाई ये आसन कौन सा है, जैसा फोटो आपकी किताब में दिया है ठीक वैसा ही फोटो दे देगा, पूछ लेगा डायग्राम कौन सा है। और ये स्टिक डायग्राम बनाने को आपको बोलेगा। मैं लिख देता हूं उसके नीचे स्टिक डायग्राम, स्टिक डायग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे बेसिक हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन की सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हमेशा एक कॉमन चीज है, अभी बता रहा हूं, हो सकता है बीच में ना डिस्कस करूं। अभी क्या बता रहा हूं, एक्चुअल में जो आपका योगा है, आसन है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। समझ रहे हो? मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस रोकना और सांस छोड़ना। ब्रीद इन, रिटेन एंड ब्रीद आउट, यानी कि सांस लेना, सांस को रोक करके रखना और सांस को छोड़ना। ये 3 प्रोसेस भी इसमें काम करते हैं इंपॉर्टेंटली। सांस लेना, सांस रोक के रखना और सांस छोड़ना, ये चीजें इसमें पूरा डिपेंड करती हैं। मतलब कि कोई आसन आप कितना ठीक करने वाले हैं। अगर सांसों पे ध्यान नहीं रखेंगे, ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका आसन आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। आसन आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। तो जैसे आपका ताड़ासन है, ताड़ासन में प्रोसीजर की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखने की भी बताऊंगा, करने की भी बताऊंगा, साथ साथ दोनों चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले जमीन पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को एक जगह जोड़ेंगे। प्रोसीजर बता रहा हूं, दोनों पैरों को एक जगह जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद सांस लेते हुए, सांस भरते हुए या लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पंजों को ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे सांस लेते हुए। फिर सांस रोकेंगे, सांस रोकने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ये पूरी प्रोसेस किसकी रहेगी? ताड़ासन। ये क्या हो गया? प्रोसीजर ठीक से आ रहा है? तो ये किसका प्रोसीजर हो गया? ताड़ासन। अब इसके बेनिफिट देख लीजिए भाई। बेनिफिट में सबसे पहले क्या है? मोटापे की बात हुई थी ना, ओबेसिटी की बात हुई थी ना, तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें ये मोटापे को कम करता है, ये मोटापे को कम करता है। पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट आप क्या लिखेंगे? कौन से मोटापे को कम करता है? ये जो साइड में आपका फैट जम जाता है ना, ये साइड में, इस साइड फैट को ये सबसे पहले कम करने का काम करता है। क्लियर? यहाँ इसकी पहले से करेगा, फिर ये सामने वाले फैट को कम करेगा धीरे धीरे। क्लियर? उसके बाद ये आपकी हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है, आपकी ऊंचाई बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में भी ये आसन मदद करता है। इतने बात समझ आ रही है? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। ये हो गई किसकी बात?
बेनिफिट, लाभ की, बेनिफिट। कॉन्ट्रैक्शन, किनको बचना चाहिए, इस आसन को करने से किन लोगों को बचना चाहिए? अगर आपको शोल्डर इंजरी है, कंधे में अगर आपको इंजरी है, तो आपको ये आसन करने से बचना चाहिए, तो आपको ये आसन करने से बचना चाहिए। अगर आपके जॉइंट में दिक्कत है तो भी आपको ये आसन करने से बचना चाहिए। समझ आ गया? आसन कैसे बताना है, कैसे लिखना है, कैसे चीजें एक्सप्लेन करनी है, क्लियर है? ये हो गया आपका ताड़ासन। ताड़ासन के बाद कटी चक्रासन। कटी चक्रासन ना, कटी चक्रासन। अब कटी मतलब ये मोटापे के लिए बता रहा हूँ सारे आसन, उसी सीरीज में है, लगभग 8 से 10 आसन है, उसी सीरीज के हैं। कटी चक्रासन होता क्या है? एक्चुअल में कटी का मतलब होता है कमर, का से कटी और का से कमर, ध्यान रखना सभी बच्चे। कटी चक्रासन में आप लोग क्या करते हैं, जैसे दोनों पैर मिला के खड़े हो जाते हैं, हाथ सामने लेके जाएंगे और यानी कि कटी कमर को घुमाना है। कटी चक्र, चक्र का मतलब चक्कर, आधा चक्कर, कटी चक्रासन। घूमी ना, कमर घूमी, तो कटी चक्रासन में आपको अपनी बॉडी को घुमाना होता है, बॉडी को घुमाना होता है, पहले इधर की साइड और फिर बीच में बैलेंस के लिए और फिर दूसरी साइड। ये होता है आपका कटी चक्रासन। जब आप करके देखेंगे तो बच्चे यहाँ इस एरिया में आपके स्ट्रेचिंग आपको महसूस होगी, खिंचाव आपको महसूस होगा, तो ये इस वाले फैक्ट को कम करने का काम करता है। इसको क्या कहते हैं? कटी चक्रासन। क्या कहते हैं? कटी चक्रासन। प्रोसीजर की बात करें, पहले सरफेस पे खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथ को सामने लेके जाएंगे, पहले दाईं तरफ घूमेंगे, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, फिर उसी पोजीशन में आ जाएंगे, उसके बाद बाईं तरफ घूमेंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले क्या लिखोगे? मोटापे को कम करता है, साइड के मोटापे को कम करता है। क्लियर? क्लियर? इसमें ये तो लिखना ही लिखना है, जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो वो तो चीज लिखनी है। 2-4 चीजें और ऐड कर सकते हो, 2-4 चीजें जैसे उसके बेनिफिट्स होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो। आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करने का काम करता है। कमर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। गुड, कमर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने का काम करता है। ठीक है, कमर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने का भी काम कर सकता है। तो ये बेनिफिट्स में इसके लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखोगे भाई? कहां की मांसपेशियों को मजबूत कर रहा है? कमर की। अगर कमर में आपको कोई इंजरी है, अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आपको ये आसन नहीं करना है, और आप सर्जरी हुई है, और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है तो भी आसन आपको नहीं करना है। मतलब जैसे स्पाइनल कोड का आपका सर्जरी हुई है, अगर दर्द है तो करना है, और अगर सर्जरी है तो नहीं करना है। ये 2 चीजें अलग अलग है। तो भाई कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, ये आसन करने से आपको कमर में दर्द है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, ये रूल बना लीजिए। अगर पहले हम बहुत सिंपल लेवल में किसी चीज को करके देखें, अगर वो हमें दिक्कत दे रही है, फिर थोड़ा सा अगले दिन फिर करके देखें, फिर दिक्कत देगी, तीसरे दिन करें फिर दिक्कत देगी, तो उस एक्टिविटी को बिल्कुल नहीं करना है। सबको सारी चीजें सूट नहीं आती, सबको सारी एक्सरसाइज सूट नहीं आती, सबको सारे आसन सूट नहीं आते। इसीलिए मोटापे के लिए मैंने क्या कहा, लगभग 10 आसन में बताऊंगा। 10 के 10 आसन ऐसा नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल को सूट आ जाए। किसी को ताड़ासन सूट आ सकता है, किसी को कटी चक्रासन सूट आ सकता है। हमारा क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कटी चक्रासन के बाद आ जाएगा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त, पवन मींस हवा, वायु, मुक्त मींस छोड़ना, मुक्त करना। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन आप बेटा कैसे करेंगे? पवन मुक्त आसन करने के लिए मैंने आपको एक दिन बताया था, प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। प्रोन, पी से प्रोन और पी से पेट, बताया था कि नहीं बताया था? पी से प्रोन और पी से पेट। पेट के बल लेटने को प्रोन पोजीशन बोलते हैं, और पीठ के बल लेटने को सुपाइन पोजीशन। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अजीब सी तरीके से देख रहे हो। प्रोन पोजीशन क्या है? पेट के बल लेटना। प्रोन क्या है? पेट के बल लेटना, हाँ, पेट के बल। और सुपाइन पोजीशन क्या है? पीठ के बल, पीठ के बल, है कि नहीं है? तो जो
वो हम लोग क्या करेंगे, पवन मुक्त आसन को पीठ के बल लेट करके करेंगे, पीठ के बल लेट करके करेंगे। पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं, सरफेस हमारी प्लेन होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पीठ के बल लेट जाते हैं। पवन मुक्त आसन दो तरीके से होता है। पवन मुक्त आसन में पहले आप अपने एक पैर को उठाएंगे लेटे हुए और इस पैर को नाक के पास यहाँ इस हिस्से को उठाएंगे और उसे उठाएंगे और ऐसे लाने की कोशिश करेंगे, मतलब इन्हें आपस में एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे। फिर मतलब ब्रीथ इन, सांस लेते हुए तो इनको पास में लाएंगे, फिर होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते टाइम इनको दूर लेके जाएंगे, फिर इनको दूर लेके जाएंगे। ऐसे ही पहले राइट पैर से हो गया, फिर लेफ्ट लेग से फिर परफॉर्म करेंगे। ये लाएंगे लेटे हुए, खड़े होके नहीं, लेट करके हमें ये करना है। फिर इनहेल करते हुए पास में लाएंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर दूर ले जाते टाइम एक्सहेल करेंगे। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। अब कहेंगे सर दूसरा तरीका भी समझाओ सर। दूसरा तरीका ये होगा दोनों पैरों के साथ ऊपर आएंगे नाक के पास, इनहेल करते हुए, फिर रिटेन करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। ये इसका प्रोसीजर है। अब इसके बेनिफिट के बारे में सुन लीजिए। बेनिफिट क्या है? मोटापा कम करेगा, मोटापा ये सामने वाला मोटापा, टमी फैट जो है उसे कम करने का काम करेगा। उसके अलावा ये आपको कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, कब्ज अगर आपको रहता है उसको ठीक करने का काम करता है। अगर आपको गैस, तेजाब, एसिडिटी बनती है उसमें भी ये लाभदायक है। इसके अलावा फूड डाइजेशन, खाने के पाचन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पवन मुक्त आसन। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? कॉन्ट्रैडिक्शन किसे नहीं करना है? अगर आपको जॉइंट में कोई इंजरी है पैर में, तो आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना है, तो ये आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो भी आपको ये आसन नहीं करना है। कई चीजें कॉमन मिलेगी, प्रेग्नेंट लेडी वाला ज्यादातर आसन में मिलेगा, ज्यादातर में मिलेगा, यानी कि 80% 85% आसन में आपको मिलेगा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करने हैं। जिसमें पेट पे जोर पड़े, जिसमें पेट पे फोर्स पड़े, वो आसन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना। क्लियर? ये हो गया आपका दूसरा पवन मुक्त आसन। सॉरी तीसरा, पहला हो गया ताड़ासन, फिर कटी चक्रासन हो गया आपका, और फिर आपका हो गया पवन मुक्त आसन। उसके बाद चौथा मत्स्येंद्रासन। चौथा है आपका मत्स्येंद्रासन। अब मत्स्येंद्रासन यानी कि मछली वाली मुद्रा, मत्स्य इसको बोलते हैं, मछली को बोलते हैं ना संस्कृत में, संस्कृत में मछली को मत्स्य बोलते हैं। तो ये मत्स्येंद्रासन, मत्स्य यानी मछली की तरह का आसन हमको करना होता है। हमें क्या करना है बेटा? सुपाइन पोजीशन में हमें लेट जाना है। सुपाइन क्या? पीठ के बल, पेट के बल की पीठ के बल? पीठ के बल। पीठ के बल हम लोग लेटेंगे, आलती पालती मारेंगे। आलती पालती पता है ना? ऐसे पालती जो मारते हैं ना, वो मारेंगे, पीछे की तरफ लेट जाएंगे, हाथों को दोनों को यहाँ प्लेस कर देंगे और गर्दन को मोड़ते हुए जमीन पे रखेंगे, गर्दन को मोड़ते हुए जमीन पे रखेंगे। ये आसन भी आपका लेटने वाली मुद्रा में होगा, लेइंग आसन के नाम से जाना जाता है। अगर आसन की पूछ लें आपको, ताड़ासन किस कैटेगरी में आता है? स्टैंडिंग आसन, खड़े वाली मुद्रा में जो आसन होता है ताड़ासन आता है। कटी चक्रासन किस में आता है? स्टैंडिंग आसन में आता है। उसके अलावा तीसरा आसन आपके पवन मुक्त आसन, विश्राम वाली मुद्रा में, लेटने वाली मुद्रा में, लेइंग पोज आप इसको कह सकते हैं। तो आपका मत्स्येंद्रासन भी लेटने वाली मुद्रा में होता है। अब इसके बेनिफिट क्या है? ये आपकी थाइस के फैट को, अलग-अलग आसन अलग-अलग चीज के लिए, आपकी थाइस के फैट को, आपके पेट के फैट को, दोनों फैट को कम करने का काम करता है। कौन सा आसन? मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी ठीक करेगा। जहां मांसपेशियां खिंचे पेट की, वो डाइजेशन को इंप्रूव करने का काम करेगा डेफिनेटली। अच्छा, किसे नहीं करना है? अगर आपकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है, या आपकी पीठ में कोई सर्जरी हुई है, तो ये आपको आसन परफॉर्म नहीं करना है। आपको देखना है सबसे ज्यादा स्ट्रेस किस पॉइंट पे रहता है। एक तो गर्दन में रहेगा, दूसरा आपका यहाँ रहेगा। तो अगर आपकी सर्जरी हुई है या गर्दन में कोई आपको समस्या है, तो ये आपको आसन परफॉर्म नहीं करना, आसन परफॉर्म नहीं करना। नेक्स्ट हलासन। नेक्स्ट आ जाएगा हलासन। हलासन को आप फ्लो पोज भी बोलते हैं, फ्लो यानी कि हल वाली मुद्रा, हलासन। हलासन
पोजीशन में लेट जाते हैं, यानी कि पीठ के बल लेट जाते हैं हलासन में। पीठ के बल जब आप लेट जाएंगे तो आपके दोनों हाथ ऐसे जमीन की तरफ रहेंगे और दोनों पैर सर के ऊपर से पीछे टच करेंगे, उसको हम बोलते हैं हलासन। क्या बोलते हैं बेटा? हलासन। अब हलासन क्या काम करेगा? आपके पेट का जो एक्स्ट्रा फैट रहेगा और थाई का जो एक्स्ट्रा फैट रहेगा, मानसू पेट का और थाई का जो एक्स्ट्रा फैट रहेगा उसको कम करने का काम करता है। कौन सा आसन? हलासन। हलासन। क्लियर? अब इसका आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में किन लोगों को ये आसन नहीं परफॉर्म करना चाहिए? किन लोगों को, यानी कि जिसको आपकी स्पाइनल को इंजरी हो, उनको ये आसन नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको भी आसन परफॉर्म करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, ठीक है? तो दो लोगों को ये आसन नहीं करना है, नहीं करना है। उसके बाद ये आपका हलासन आ गया। हलासन के बाद आ जाता है आपका पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या है? पश्चिमोत्तानासन बैठ के होता है। कैसे होता है? बैठ के होता है। बैठने वाली मुद्रा में मैंने आपको खड़े होने वाली, लेटने वाली और तीसरी मुद्रा कौन सी आ गई? बैठने वाली। वो आसन 3 मुद्राओं में होते हैं आपके। अब बैठने वाली मुद्रा में कौन सा रहेगा आपका? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में आप क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। बैठ के पैरों को फैला लेते हैं। फैलाने के बाद दोनों पैरों को मिला लेते हैं और कोशिश करते हैं अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ने की, बिना घुटनों को मोड़े, बिना घुटनों को मोड़े। कोहनियां आपकी जमीन में लगती है, फोरहेड आपका घुटने को टच करता है, घुटने को टच करता है। उसको हम पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। कौन सा आसन बोलते हैं? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है? इससे आपका क्या रहता है? सबसे ज्यादा स्ट्रेस थाइस के ऊपर पड़ता है। थाई के फैट को कम करेगा, पेट की चर्बी को कम करेगा, ये मोटापे को कम करने का काम करता है। स्पेसिफिक भी लिखेंगे कि ये मोटापे को कम करता है, अगले वर्ड में लिखेंगे पेट की चर्बी को कम करता है और साथ ही साथ थाइस की चर्बी को, थाइस के फैट को कम करने का काम करता है। क्लियर? क्लियर? कौन आसन नहीं कर सकता भाई ये? अगर आपकी बैक की आपको सर्जरी है, आपकी स्पाइनल कर्वेचर में कोई समस्या है, तो लोगों को ये आसन परफॉर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आसन आपका आ जाता है अर्धमध्यशिखरासन। यही है ना? अर्धमध्यशिखरासन। अर्धमध्यशिखरासन की अगर आप बात करोगे बेटा, तो ये पहले आपने मध्यशिखरासन पढ़ा, अभी अर्धमध्यशिखरासन आप लोग पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है? एक्चुअली में जब आप बैठ जाते हैं, बैठ करके ये वाला पैर आप बैठ करके रखते हैं, बैठ कर ऐसे बैठ करके रखते हैं, उस पैर को उल्टा दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं और अपना हाथ उधर लेके जाते हैं, ये हाथ पीछे और ये गर्दन इसके अपोजिट में, समझ रहे हैं? और फिर इसको रिवर्स करते हैं। ये आपका अर्धमध्यशिखरासन होता है। ये आपका अर्धमध्यशिखरासन होता है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये वाला जो फैट होता है इसके ऊपर डालता है, उसके बाद इस वाले फैट को और फिर थाइस के फैट को कम करने का काम करता है। क्लियर? क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे? कुछ समझ आया? अभी तक जितना पढ़ाया उसके अलावा समझ आया कुछ? तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे? इसके कहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है? कमर में स्ट्रेस हो रहा है, तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्पाइनल कर्वेचर या स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड कोई समस्या है, सर्जरी हुई है, तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। उसके अलावा आ जाता है आपका नेक्स्ट आएगा धनुरासन। नेक्स्ट आएगा बेटा धनुरासन, वो पोज। धनुरासन में आप क्या लेटते हैं? प्रोन पोजीशन में। किस पोजीशन में लेटते हैं? प्रोन पोजीशन में, पेट के बल। धनुरासन में आप पेट के बल लेटेंगे, पैरों को मोड़ेंगे दोनों को और हाथों से पकड़ेंगे। पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को पैर से पकड़ने का काम करेंगे। ये होता है आपका धनुरासन। इसको हम बो पोज के नाम से भी जानते हैं, कई बार आ जाता है, इसको हम बो पोज के नाम से भी जानते हैं। और ये आसन आपके मोटापे को कम करता है। कौन से मोटापे को कम करता है? जो बेली फैट है, बेली फैट है, बेली फैट को कम करने का ये आसन काम करता है आपको, ठीक है? पैरों की जो मसल्स होती है, हाथों की जो मसल होती है, उनको स्ट्रेंथन करने का काम करता है, उनको ताकत देने का काम करता है। क्लियर बेटा? चलिए कॉन्ट्रैक्शन आप इसका लिख लेंगे।
नेक्स्ट आसन की अगर हम बात करें, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का मतलब क्या होता है? उष्ट्र मीन्स होता है संस्कृत में ऊंट। उष्ट्र वर्ड जो है संस्कृत का है और उष्ट्र मीन्स होता है ऊंट। उष्ट्रासन में आप क्या करेंगे? आप अपने दोनों पैरों को मोड़ करके नील डाउन कर लेंगे, यानी घुटनों के बल बैठ जाएंगे। घुटनों के बल बैठने के बाद अपने हाथ पीछे लेके जाएंगे और अपने ये यहाँ से एंकल को पकड़ेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुका देंगे। ये आपका रहता है ऊंट की तरह का आसन। कैमल पोज भी आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैमल पोज। इसीलिए इसको उष्ट्रासन के नाम से भी जाना जाता है। उष्ट्रासन के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग बताएंगे क्या लाभ है इसका? मोटापे को कम करता है। कहाँ? बेली फैट का मोटापा। बेली फैट के मोटापे को कम करने के साथ साथ थाइस में भी इसको भी कम करने का काम करता है और आपकी हाथों की मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। और अगर आपकी कोई पेट की सर्जरी हुई है, पेट की अगर सर्जरी आपकी हुई है तो आपको यह आसन परफॉर्म नहीं करना है। घुटनों में यानी कि नीज आपको इंजरी है तो भी आसन आपको परफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि घुटने मोड़ रहे होते हैं पूरी तरह से और घुटनों पे भी फोर्स पूरा आता है, तो फिर आपको उस स्थिति में यह आसन नहीं करना है। क्लियर? उसके बाद प्राणायाम आ जाता है आपका सूर्य भेदन प्राणायाम। क्या आ जाता है? सूर्य भेदन प्राणायाम। और सूर्य भेदन प्राणायाम में आप क्या करते हैं? जो सूर्य नाड़ी है वहां से आप प्राणायाम परफॉर्म करते हैं। आलती पालती मार के बैठते हैं और प्राणायाम की मुद्रा में आलती पालती मार के आप सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं। सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं और सूर्य नाड़ी क्या होती है? गर्म। और चंद्र नाड़ी क्या होती है? ठंडी। ये पहचानने का एक आसान सा तरीका है। आप अपनी एक नाक को बंद करिए, एक से सांस लीजिए, दूसरी को बंद करिए, दूसरी से सांस लीजिए। जिधर से ठंडा सांस आता है वो है चंद्र नाड़ी, और जिधर से गर्म सांस आता है वो है सूर्य नाड़ी। सूर्यदेव कैसे होते हैं? गर्म स्वभाव होता है ना सूर्यदेव का, और चंद्रदेव का कैसा होता है? ठंडा। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की पहचान सांस लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी अभ्यास करके देख सकते हैं। एक में आपको महसूस होगा कि गर्म हवा आ रही है, एक में कंपैरेटिवली ठंडी हवा आती है, उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओबेसिटी के लिए। ये हो गया आपका किसके लिए? ओबेसिटी के लिए, यानी कि मोटापे के लिए। आज इतना ही करेंगे, चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज पे हम कल चर्चा करेंगे। क्लियर? यस। ओके, थैंक यू।